चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कदम। चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कदम। हाथ जुड़ेंगे जब, देश जुड़ेगा तब, डर का ये माहौल मिट सकेगा तब। अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। भारत की गली गली भारत जोड़ो यात्रा चली। न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। गुजरात में वैसे तो मुसलमानों की आबादी 10% के आसपास है, लेकिन सियासी हिस्सेदारी शून्य है। ऐसा इसलिए कहना पड़ता है कि 10% मुसलमानों की आबादी होने के बावजूद गुजरात में सिर्फ चुनाव जीतकर एक ही विधायक विधानसभा में पहुंच सकता है। लेकिन क्या इसके लिए सियासी पार्टियां जिम्मेदार हैं या मुस्लिम सियासतदान? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम शहनवाज शेख साहब के पास पहुंचे हैं। शहनवाज साहब हिमाचल प्रदेश माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज है, उन्हीं से बातचीत करेंगे कि मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी, सियासी रहनुमाई गुजरात में धीरे धीरे शून्य होता क्यों जा रहा है, इस पे बात करेंगे। लेकिन शुरुआत इनके राजनीतिक सफर से करेंगे। शहनवाज साहब, एक लंबे अरसे से आप राजनीति में रहे हैं, शुरुआत कैसे हुई आपकी, उसके बारे में बताइए। देखिए, शुरुआत तो स्टूडेंट यूनियन से हुई। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे उस समय NSUI के माध्यम से हमने शुरुआत की और छात्र राजनीति से जुड़े, छात्रों के मुद्दे उठाए। जब कॉलेज में कैंपस में जब एक स्टूडेंट हम पढ़ाई करते हैं तो हम देखते हैं कि एक सामान्य स्टूडेंट्स को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे फीस को लेकर के हो, ट्यूशन को लेकर के हो, एजुकेशन को लेकर हो, या कैंपस के बहुत सारे इश्यूज हो। तो उसको हम एज ए सामान्य स्टूडेंट की तरह से हमने झेला है, हमने देखा है, बहुत सारी समस्याएं हमने खुद फेस की है। तो एक स्टूडेंट लीडर के तौर पे जब हमने अपना करियर शुरू किया NSUI से जुड़ के, हमने देखा कि NSUI छात्रों के मुद्दे उठाती थी। छात्र नेता कैंपस में आते थे, प्रिंसिपल से, ट्रस्टी से, और वो एक तरीका होता था स्टूडेंट लीडर का अपनी छठा में बात करने का, तो हम लोग भी देखते थे उस दौरान। उसी समय फिर NSUI से जुड़े, अहमदाबाद शहर का जनरल सेक्रेटरी में रहा 2001 से 2003 तक। उसके बाद फिर गुजरात स्टेट में जनरल सेक्रेटरी बना और फिर नेशनल जनरल सेक्रेटरी में, गुजरात से मैं ऑल इंडिया में जनरल सेक्रेटरी बना NSUI में, और लगभग 18 स्टेटों का इंचार्ज रहा उस दौरान में। NSUI की जो मेरी जर्नी रही उसमें लगभग सभी प्रदेशों में मैं एज ए इंचार्ज मैंने काम किया। यूनिवर्सिटी में फिर गवर्नर नॉमिनेट हुआ 2010 में, 2010 से 15 में मैं सेनेट मेंबर हुआ, गवर्नर नॉमिनेट किया गुजरात यूनिवर्सिटी में। उसके बाद 2015 में मुझे टिकट मिला कॉरपोरेशन का। मैं 2015 से 2021 कॉरपोरेशन में पार्षद रहा, यहाँ पर जमालपुर वार्ड से अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। और बस ये जो जर्नी रही, स्टूडेंट यूनियन, यूथ पॉलिटिक्स, उसके बाद कांग्रेस कमेटी, और अभी मैं नेशनल वाइस चेयरमैन हूँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट AICC में। और कुछ दिन पहले मैं मध्य प्रदेश का इंचार्ज था, उसके बाद मैं दिल्ली का इंचार्ज रहा। हाल में मैं हिमाचल प्रदेश एज ए इंचार्ज में देख रहा हूँ। तो लगभग 20-22 साल की जर्नी जो है राजनीति, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एज ए स्टूडेंट लीडर, एज ए यूथ लीडर, कम्युनिटी के मुद्दों पर, स्टूडेंट्स के मुद्दों पर, एजुकेशन के मुद्दों पर काफी काम करने का मौका मिला और एक रिप्रेजेंटेशन भी मिला। मैं समझता हूँ गुजरात से मैं पहला मुसलमान हूँ जो कि राष्ट्रीय राजनीति में NSUI का राष्ट्रीय महासचिव बना। अच्छा, आपके अंदर दम भी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कुछ मुद्दों को लेकर आपने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ही सरकार को सवालों के घेरों में खड़ा कर दिया था। बिल्कुल, वहां देखिए, हमने जब शुरुआत की, हमारे आइडियल लीडर कोई जो है तो राहुल गांधी है। और NSUI के जमाने से जब हमने NSUI ज्वाइन की, तब उस दौरान
और जब हम NSUI में, जब मैं जनरल सेक्रेटरी था गुजरात स्टेट का, तब राहुल गांधी इंचार्ज बने NSUI के, 2007 की बात कर रहा हूँ, 2007 और 8 में। तो उस दौरान राहुल गांधी जी से बहुत मिलने का मौका मिला। यूथ और NSUI वो देखते थे, लगातार हमसे मिलते थे, हम लोगों के साथ बातचीत होती थी। तो उनका जो पॉलिटिकल अप्रोच था वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था। वो ये कहते थे कि भाई स्टूडेंट लीडर हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, स्टूडेंट और एजुकेशन के खिलाफ कोई मामला बनता है तो आपका ये धर्म है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस सरकार के खिलाफ आंदोलन करें, आप अपनी बात रखें, ये न सोचे कि किसकी सरकार। तो उस अप्रोच के साथ हम लोगों ने, हमारी ट्रेनिंग उस तरीके से हुई है कि अगर किसी भी सरकार में, किसी भी स्टेट में अगर किसी भी मामले में अगर अन्याय हो रहा है तो उसकी आवाज उठाने के लिए हमें उसी तरह से ट्रेन कर रखा है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत भरपूर पैसा दिया गया हिमाचल को डेवलप करने के लिए। वीरभद्र सिंह जी वहां मुख्यमंत्री होते थे और हिमाचल को डेवलप करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान। उसके बाद सरकार बीजेपी की वहां पर आई, तो आज की डेट में जिस तरीके के हिमाचल के इश्यूज हैं, जो पैसा टैक्स का जो स्टेट को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी योजनाओं का पैसा रोक रखा है। तो बीजेपी की सरकार केंद्र में है, स्टेट में कांग्रेस की सरकार, तो जो पैसा रोक रखा है उस वजह से हिमाचल में बहुत सारी दिक्कतें आ रही, बहुत सारी योजनाओं को चलाने में दिक्कत आ रही। तो उसी के चलते कुछ माइनॉरिटीज के डिपार्टमेंट के अपॉइंटमेंट्स बाकी थे, तो उसको लेकर के हमने मुख्यमंत्री और वहां के प्रभारी से हमने बात की, पीसी प्रेसिडेंट से बात की कि वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड और माइनॉरिटी कमीशन, ये सारे अपॉइंटमेंट होने चाहिए और ये तुरंत होने चाहिए। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द वो अपॉइंटमेंट करेंगे। तो जैसा कि आपने कहा कि हम अपनी सरकार को भी, यही कांग्रेस की डेमोक्रेसी है, यही कांग्रेस पार्टी में चलता है कि आप अपनी लीडर से बेबाकी से बात कर सकते हो, अपनी बात, अपने हक की बात उनके सामने रख सकते हो। शर्मा साहब, लंबा आपका राजनीतिक सफर रहा, लेकिन अगर गुजरात के तरफ रुख करें तो लगातार सियासी हिस्सेदारी मुसलमानों की कम होती जा रही है। क्या ऐसी वजह रही, उसको लेकर किसे आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? नहीं, देखिए, जब जब समय समय पर यहाँ पर नेतृत्व देने का काम किया, महादेव सिंह सोलंकी की सरकार हुआ करती थी तो 14 विधायक होते थे पूरे स्टेट में, 3-3 मिनिस्टर होते थे सरकार में मुस्लिम कम्युनिटी से। तो जैसे जैसे डिलिमिटेशन होता गया और जो अर्बनाइजेशन जो बढ़ा स्टेट में, और बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए तो बीजेपी की पॉलिसी ये रही कि कैसे हमारी सीटों को काट कर उसको तोड़ा जाए और डिलिमिटेशन में कुछ इलाकों को अलग किया जाए जिससे हमारी सीटें कम हो गई, और उसके चलते हमारे विधायक धीरे धीरे हारते रहे और हमारी रिप्रेजेंटेशन कम रहा। अगर देखा जाए तो हमने पास्ट में देखा, अहमद पटेल साहब को यहाँ से रिप्रेजेंटेशन था, देश की राजनीति में कौन नहीं जानता उनको, इरशाद मिर्जा, उनको भी राज्यसभा में भेजने का काम किया। तो जब जब भी कांग्रेस की सरकारें रही या कांग्रेस मजबूती में रही तो यहाँ से बहुत से लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला। रफीउद्दीन शेख यहाँ पर मेयर रहे अहमदाबाद में, अनीसाबेन मिर्जा अहमदाबाद की मेयर रही, और रऊफ वलीउल्लाह राज्यसभा के सांसद रहे, एहसान जाफरी जी वो भी सांसद रहे यहाँ से अहमदाबाद से। तो कुल मिलाकर बहुत सारे मिनिस्टर भी बने, बहुत सारे विधायक, सांसद भी बने। समय समय पर मौका मिलने पर यहाँ से रिप्रेजेंटेशन मिलता रहा। संगठन की बात करूं तो मैं खुद इतने साल से राष्ट्रीय राजनीति में इन्वॉल्व हूं और मैं काम कर रहा हूं। मैं भारत जोड़ो यात्रा में यात्री रहा, राहुल जी के साथ जो यात्री चले थे 100 यात्री पूरे देश से, उसमें से मैं एक यात्री था जो गुजरात से मैं एकलौता यात्री था। तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक, ये दोनों यात्रा में मैं यात्री के तौर पर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं वहां पर यात्री के तौर पर काम किया। बात इतनी है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल नैरेटिव बनता जा रहा है, जिस तरीके से बीजेपी की नफरत की राजनीति में माइनॉरिटीज में भी मुसलमानों को खास तौर पर हाशिए पे धकेला जा रहा है, तो ये पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो साउथ के स्टेट हो, सब जगह आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इस पॉलिटिक्स को बीजेपी ने बहुत अच्छे से खेला है और वो उसको बहुत अच्छे से अपनी पीच पर खेलती है। नफरत की राजनीति उनको सूट करती है और यहाँ पर जब डिलिमिटेशन होता है तो उसमें भी हमारे साथ अन्याय होता है। अभी आप देख रहे होंगे वोटर लिस्ट के नाम पर बिहार में जो हो रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी अपने एजेंडे पे काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा माइनॉरिटीज के जितने भी इशू है उस पर कभी भी वो पीछे नहीं हटे। चाहे वक्फ का मामला हो, अड़ रहे, संसद में आपने देखा सारे सांसदों ने उसके खिलाफ वोट किया। तो 24 सांसद हैं मुसलमान, लेकिन 200 से ज्यादा तो हिंदू सांसद है। तो कांग्रेस ने जो अपनी जो पॉलिटिक्स है,
सेक्युलर पॉलिटिक्स, उसको हमेशा बचा के रखा है। चाहे राहुल गांधी की बात हो, प्रियंका गांधी की हो, लिंचिंग का मामला हो, वक्फ का मामला हो, सीए एनआरसी का मामला हो, हमेशा खुल करके लड़ाई लड़ी है, चाहे सड़क पर हो या संसद पर। लगभग देश में 5 राज्य ऐसे थे जिनके मुख्यमंत्री भी मुसलमानों को बनाने का काम किया। बरकतुल्ला साहब हो, ए.के. अंतुले साहब हो, बहुत सारे ऐसे लीडर रहे जिनको राज्य के, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, तो ये और केंद्र में बड़े बड़े पोर्टफोलियो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, सलमान खुर्शीद हो, और तारिक अनवर हो, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छे पोर्टफोलियो दिए, राष्ट्रपति तक बनाए कांग्रेस ने। अगर खुले मन से अगर हम बात करें तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तादाद में देने का काम कांग्रेस ने किया, लेकिन बिल्कुल मैं आपके चैनल्स के माध्यम से एक बात ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी को एम्पावर करने में, कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने में और नई लीडरशिप को डेवलप करने में ये सारे जो मुस्लिम लीडर्स थे, जो सीनियर लीडर्स थे, ये लोग नाकाम रहे। इनको राज्यसभा में भेजा, इनको सांसद बनाया, इनको मिनिस्टर बनाया, लेकिन वो कम्युनिटी का काम करने में विफल रहे। ये बात मैं स्वीकार करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उनकी जिम्मेदारी थी, जब उनको मुख्यमंत्री बनाया, जब उनको केंद्र में मंत्री बनाया, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया, तो वो क्यों नहीं कर पाए। आज मैं फख्र से ये बात कहता हूं कि इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा में सांसद हैं, माइनॉरिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो संसद में कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जो नहीं छोड़ते। आज आप देखिए, आज तक किसी सांसद ने इतनी बेबाकी से राज्यसभा में नहीं बोला होगा जिन मुसलमानों के मुद्दों पर इमरान प्रतापगढ़ी जी ने जिस तरह से अपनी बात रखी। अच्छा, सवाल ये है कि एक लंबा सफर आपका राजनीतिक रहा, अब आप नेशनल में भी हैं, आपकी आगे की क्या रणनीति है? क्या इलेक्शन चुनावी मैदान में एक बार फिर से शहनवाज भाई मैदान में उतरेंगे और जैसे पहले चीजें होती थी वही चीजें फिर से होंगी? मैं बिल्कुल, देखिए, राजनीति में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होना, पब्लिक से इलेक्ट होकर आना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप प्रशासन से जुड़कर जनता के लिए काम करना चाहते हो, अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हो, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपको आना पड़ेगा। और मैंने ये 2015 से 2021 में जो पार्षद रहा जमालपुर बोर्ड में, मैंने ये करके दिखाया। पूरे भारत देश में मैं अकेला पार्षद था जिसने अपना बजट ऑनलाइन किया, अपने बजट को जनता के बीच में रखा और उसको आरटीआई के दायरे में डाला कि कोई भी हमें चैलेंज कर सकता है कि आपने अपना बजट कहाँ खर्च किया 6 साल। ये एएमसी की वेबसाइट पे मैंने डाला और बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस के सामने पूरे 6 साल का हिसाब मैंने रखा। ये मैं इकलौता कॉर्पोरेटर था जो मैंने किया काम। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने हमने हाउस में, कॉर्पोरेशन के बोर्ड में हर मुद्दों को हमने उठाया, उनके सामने हमने लड़ाई लड़ी और उनके आंख में आंख मिलाकर हमने अपने मुद्दों की बात की। क्या आने वाले दिनों में शहनवाज भाई फिर से कॉर्पोरेशन में नजर आएंगे या विधानसभा में नजर आएंगे? देखिए, हम लोग बिल्कुल समर्पित हैं कांग्रेस पार्टी। हम लोगों के खून में आइडियोलॉजी, कांग्रेस की जो सेक्युलरिज्म है, कांग्रेस का जो मानवतावादी एटीट्यूड है, राहुल गांधी की जो मोहब्बत की बात है, उस संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए हम कांग्रेस से जुड़े हुए। तो कांग्रेस का विचार हमारे खून में बहता है। अब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस हाईकमांड जो भी आदेश दे, मैं एक वर्कर हूं, एक कार्यकर्ता हूं, मुझे जो आदेश दे मैं वो आदेश को पालन करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि बिल्कुल मैंने यूनिवर्सिटी के हाउस से स्टार्ट किया, सेनेट मेंबर के तौर पर कॉर्पोरेशन के हाउस में भी रहा। बिल्कुल आपकी और लोगों की, जनता की आशीर्वाद दुआएं होगी तो विधानसभा के हाउस में भी जाएंगे, संसद के हाउस में भी जाएंगे इंशाल्लाह, राज्यसभा, लोकसभा, सब हाउस में जाने का मन है, जनता के लिए लड़ने का मन है। शहनवाज भाई ये खुले हुए नेता हैं, जाबाज नेता है, खुलकर बातचीत करते हैं। देखा जाए तो आपकी ये जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, दरियापुर शायद विधानसभा सीट ये लगती है, क्या आप एक कदम आगे बढ़ेंगे कि यहाँ के जो मुस्लिमों के इश्यूज है उसको आप विधानसभा में उठाएं? बिल्कुल, देखिए, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए हम राजनीति में, हम छात्र राजनीति से आए हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से लड़ते हुए, उनके विधायकों से, उनके नेताओं से लड़ते हुए हमने छात्र राजनीति में अपने पैर जमाए। अच्छा, छात्र राजनीति में आपका सफल पारी रहा, लेकिन एक बार आप पार्षद बने, उसके बाद दोबारा चुनावी मैदान में आप गए तो फिर हार का सामना। कितना ठेस लगा इससे? क्योंकि आपने जो बताया कि छात्र राजनीति आपकी काफी सफल रही, लेकिन जैसे आप पार्षद बने, दोबारा आप चुनावी मैदान में उतरे तो हार का सामना करना पड़ा। कितना ठेस पहुंचा इस? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, एक परिवार है और उसका एक मैं योद्धा हूँ।
सैनिक हूं, तो जंग में सबसे जो स्ट्रांग होता है योद्धा, उसको सबसे टफ जगह भेजा जाता है, सबसे टफ पोस्टिंग दी जाती है। तो मैंने बहुत अच्छा काम किया जमालपुर में, 6 साल में पार्षद रहा। तो मेरे काम को देखकर, मेरे परफॉर्मेंस को देखकर पार्टी ने ये सोचा कि इनको किसी और वार्ड से भी लड़ाएंगे तो जीत जाएंगे। पार्टी ने सोचा कि खाड़िया वार्ड से लड़ाया जाए, जहां पे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां से अगर इस युवा चेहरे को हम अगर वहां से चुनाव लड़ाते हैं तो हो सकता है कि इस बार हम खाड़िया जीत जाएं। तो पार्टी ने उसी सोच के तहत मुझे जमालपुर से खाड़िया शिफ्ट किया और खाड़िया का चुनाव बहुत शानदार तरीके से हमने लड़ा। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को यहाँ पर कैंप करना पड़ा, गृह मंत्री को, पीसीसी इनके प्रदेश के अध्यक्ष को, सबको यहाँ पर आकर रुकना पड़ा। मतलब हमने जमीन को इतना गर्म कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर आना पड़ा। उनको ये समझ में आया कि हो सकता है कि चुनाव हम हार जाएं इस बार। हमने इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। और सच में अगर उस समय जिस तरीके से एमआईएम और बीजेपी का इलू इलू चलता है, बीजेपी तय करती है कि एमआईएम से कौन कैंडिडेट होगा, बीजेपी ये तय करती है कि किन वार्ड में किन को लड़ाना है। तो यहां पर एमआईएम लड़ी, उन्होंने वोट काटे और उस वजह से चुनाव हम हारे। हम 3000 वोटों से चुनाव हारे। नहीं, कुछ राजनीतिक चीजें भी हुई थी उस दौरान, सिर्फ एमआईएम ही सवालों के कटघरे में नहीं हो सकती। नहीं, ठीक है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का हम लोग हिस्सा हैं। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं कि मुझे क्यों यहाँ से लड़ाया, तो यही एक कारण था कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग तरीके से मैंने काम किया। मेरी एक सेक्युलर इमेज है, मैंने हर समाज, हर व्यक्ति के लिए काम किया, हर व्यक्ति की आवाज उठाने का काम किया। कॉर्पोरेशन में जो मेरा परफॉर्मेंस था, उस परफॉर्मेंस को देखकर ही खाड़िया की जनता और खाड़िया के जो हमारे प्रत्याशी थे, उनकी डिमांड थी कि शाहनवाज शेख को हमारे साथ लड़ाया जाए, उनके लड़ने से हम पैनल जीत सकते हैं। अच्छा, दरियापुर में पिछली बार देखा गया, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस के उम्मीदवार की हार हुई। अब क्या रणनीति रहेगी कि एक बार कांग्रेस इस इलाके में फिर से मजबूत हो, क्योंकि चूंकि हार का सामना करना पड़ा और एक लंबे वक्त के बाद दरियापुर से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अब क्या रहेगी रणनीति कि यहाँ पे एक बार फिर से कांग्रेस को जिंदा किया जाए, मजबूत किया जाए, ताकि ये सीट एक बार फिर से निकल सके? नहीं, देखिए, दरियापुर में भी वही बात हुई। आम आदमी पार्टी से जो कैंडिडेट लड़ा वो वोट ले गया, एमआईएम का कैंडिडेट ने वोट काटे। लगभग निर्दलीय और ये वाले सब कैंडिडेट मिलाकर कम से कम 8-10 हजार वोट हमारे बिगड़े, और वो वोट कटने की वजह से हम 3-3.5 हजार वोटों से हार गए। अब अगर उसके बाद हम लोकसभा का चुनाव अगर देखें तो लोकसभा के चुनाव में हमें वहां से लीड मिली है। हाँ, लोकसभा के चुनाव में अगर हम असेंबली को देखें, दरियापुर से जो वोट मिले हैं उसमें हमें लीड मिली 4-5 हजार वोट की। तो कुल मिलाकर के वोटर तो वहां का जो है वो कांग्रेस माइंडेड है, कांग्रेस के साथ आना चाहता है, कांग्रेस के साथ रहना चाहता है। लेकिन बीजेपी का जो प्लान बी होता है, वो प्लान बी में एमआईएम हो, आम आदमी पार्टी हो या दूसरी जितनी भी पार्टी हो, निर्दलीय कैंडिडेट हो, ये सारा सिस्टम जमा करके ईडी, सीबीआई, पुलिस तंत्र, क्राइम ब्रांच, सबका इस्तेमाल करके वो चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक का जो रुख रहा है दरियापुर के असेंबली को लेकर के, बहुत ज्यादा जनता नाराज है उनसे। इस बार कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी रहा, दरियापुर सीट हम जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। आपको मौका मिला तो आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल, जब भी मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी का मैं सैनिक हूं। मुझे जो आदेश दिया जाएगा कांग्रेस हाईकमांड की तरफ से कि भाई शाहनवाज भाई आपको यहां से चुनाव लड़ना है, मैं तैयार रहूंगा। कांग्रेस पार्टी का मैं वफादार सैनिक हूं, जो मुझे आदेश देंगे मैं करने के लिए तैयार। आपको लगता है कांग्रेस की कुछ कमियां तो रही होंगी जो हार का सामना करना पड़ा, कैसे इसे देखते हैं, और अगर आप मैदान में उतरते हैं तो वो कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए हो? देखिए, बहुत सारे सेगमेंट होते हैं चुनाव में। एंटी इनकम्बेंसी होती है प्रत्याशी के प्रति या पार्टी के प्रति, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। तो बीजेपी की जो रणनीति रहती है कि कैसे वोटों का बिखराव किया जाए, जो कांग्रेस माइंडेड वोट है, कांग्रेस आइडियोलॉजी से जुड़े उन वोटों को कैसे बांट दिया जाए अलग अलग कैंडिडेटों को। और बीजेपी का ये पॉलिटिक्स रहता है कि जहां भी कांग्रेस का प्रत्याशी जीतने वाला होता है, वहां 10-15 हजार वोट कैसे बिगाड़े जाए, कैसे वोटिंग परसेंटेज डाउन हो, कैसे निर्दलीय प्रत्याशियों में वोट बटे, उस तरीके की पॉलिटिक्स में बीजेपी हमेशा सफल रहती है। लेकिन इस बार हमने तय किया है कि सभी कार्यकर्ता, सभी लोग मिलकर एक एक दरवाजा खटखटाना पड़े, खटखटाएंगे, लोगों तक जाएंगे। और जिस तरीके से संविधान पर हमला है, हमारे अधिकारों पर हमला है, हमारी हर
कोई एक मौका नहीं छोड़ती भारतीय जनता पार्टी हमें परेशान करने का। बुलडोजर से चलाने वाली सरकार, बार बार हमें अपमानित करने वाली सरकार, तो इन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और खास तौर पर दरियापुर की जनता को भी ये बताएंगे कि जिस तरीके से छोटे मोटी बात से बहकर हम इधर उधर वोट कर देते हैं और हमारा प्रत्याशी चुनाव हार जाता है, वो कितना बड़ा नुकसान होता है क्षेत्र के लिए, कम्युनिटी के लिए, पार्टी के लिए। इस बात को हम रखेंगे लोगों के बीच में। हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है कि जिस तरह से लास्ट लोकसभा चुनाव में हमें वहां से लीड मिली थी, 2027 में दरियापुर सीट हम जीत के दिखाएंगे। एक सवाल ये भी होता है कि मुसलमानों की जो सियासी क़यादत है वो बढ़ नहीं रही है, उसके पीछे की वजह जैसे दूसरी पार्टियों में, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, दूसरी पार्टियों में देखा गया कि नए चेहरे को मौका दिया जाता है, पुराना उम्मीदवार है उसको भाई रिटायर कर दिया या किसी दूसरे पोस्ट पे बैठा दिया। मुसलमानों में ये चीज नहीं दिख रही है। एक आदमी चुनावी मैदान में आता है, जीतता है तो वो लगातार अपनी उम्मीदवारी करता रहता है। उससे अच्छे, समझदार, जोशीले नौजवान उम्मीदवार हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। इसे कैसे देखते हैं और क्या इसकी वजह से ही सियासी हिस्सेदारी, सियासी रहनुमाई कम हो रही है? नहीं, देखिए, जब जब मैं बोल रहा हूँ, जब जब मौका मिलता है पार्टी रिप्रेजेंटेशन देने का काम करती है और चुनाव में सिर्फ एक चीज देखी जाती है, कौन जीत रहा है। विनिबिलिटी को बहुत महत्वपूर्ण दिया रूल रहता है कि किस कम्युनिटी का कैंडिडेट और क्या प्रत्याशी की क्या इमेज है, वो जीत सकता है। अगर जीतने वाला प्रत्याशी होता है वो प्राथमिकता रहती है और बाकी लोगों को फिर संगठन में मौका दिया जाता है। अहमदाबाद शहर की हम अगर बात करें तो अपोजिशन लीडर शहजाद खान को रिप्रेजेंटेशन दिया, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और अभी अपोजिशन लीडर हैं। पीसीसी में नईम मिर्जा करके हैं जो प्रदेश के महासचिव हैं, मैं हूं, हम युवा हैं और हम लोग को रिप्रेजेंटेशन मिला है। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें पिछली बार देखा जाए सियासी विकल्प लोगों के पास कम था, लेकिन इस बार एमआईएम भी मैदान में है, एसडीपीआई है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी कांग्रेस तो रहती ही थी। उसकी वजह से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और क्या मुसलमानों का वोट जो है वो बढ़ जाएगा? देखिए, चुनौती तो है राजनीति में। जिस तरह से बीजेपी ने कॉमर्शलाइज किया है पॉलिटिक्स को, 24 घंटे 365 दिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति, सिर्फ और सिर्फ नफरत की बात। कहीं मस्जिद खोद देते हैं, कहीं बुलडोजर चला देते हैं दरगाह पर, कहीं कावड़ यात्रा निकलती है वहां दंगे हो जाते हैं, कहीं जुलूस पे पथराव हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के झगड़े के अलावा कोई एजेंडा नहीं। सरकार पूरी तरह से विफल हर एजेंडे पर, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे विदेश नीति की बात हो। आप समझिए कि एक भी मुद्दे पर कोई सरकार का मंत्री, चैलेंज देता हूं मैं आपकी चैनल के माध्यम से, वो आकर डिबेट कर ले कि उसका मंत्रालय क्या कर रहा है। आज रेल मंत्रालय क्या कर रहा है? रेल मंत्रालय में आए दिनों एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिनों ब्रिज गिर रहे हैं। जिस तरीके से पूरी तरह से फेलियर है गवर्नेंस सरकार का, तो उसमें तो वो फेल है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान नफरत की पॉलिटिक्स और इस पीच पर वो लोग खेल रहे हैं। हम लोग मिलकर के, नो डाउट चैलेंजिंग है, बीजेपी सब तरह के हथकंडे आजमाएगी, वो एसडीपीआई हो या एमआईएम हो, आम आदमी पार्टी हो, और भी पार्टीज आएगी, निर्दलीय लोग भी आएंगे, बहुत सारे प्रशासन का जो दुरुपयोग। आज तो इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का एक विंग हो, इस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से ईडी काम कर रही है, जिस तरीके से पुलिस तंत्र काम कर रही है, ये सारे लोग। और मैं तो धन्यवाद देता हूं यूट्यूबर्स को, जिसकी वजह से आज देश के मुद्दे लोगों तक पहुंच रहे हैं और यूट्यूब की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे मुद्दों पर आज बात हो रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रही है? इस देश के इतिहास में जब भी काला अध्याय लिखा जाएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया को उसमें बहुत बड़ी जगह मिलेगी। उसके लिए बहुत काला दिन और काला अध्याय के रूप में लिखा जाएगा, खासतौर पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। बात सिर्फ इतनी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को अपनी आइडियोलॉजी पर काम करना पड़ेगा, अग्रेसिवली काम करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जनता के मुद्दों के लिए जनता के बीच में जाना पड़ेगा। एसी कमरों में और कार्यालयों में मीटिंग करने से काम नहीं चलेगा, जनता के मुद्दों के लिए लड़ना पड़ेगा, पुलिस की लाठी खानी पड़ेगी, जेल भी जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा, तब जाकर जनता आपके साथ आके खड़ी रहेगी। अच्छा, कुछ सवाल मेरे हैं जो फटाफट आपसे मैं जानना चाहता हूं कि, और उसमें निष्पक्षता के साथ में, कि आपका टिकट क्यों कटा था? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, पॉलिटिक्स का राजनीति में हिस्सा है ये। हर कोई इनसिक्योर होता है, कोई किसी लीडर को इनसिक्योरिटी होती है,
तो एक राजनीति का हिस्सा है और ये इस तरह के हम झेल चुके हैं। तो हम लोग लड़ते हुए आए लोग हैं, तो ये छोटे मोटे ये जो हादसे हैं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, एक सवाल ये कि अगला चुनाव आप विधानसभा का लड़ेंगे या कॉर्पोरेशन? मेरा मन तो विधानसभा का चुनाव लड़ने का है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मुझे जो भी आदेश देगी मैं तैयार हूँ। आपको लगता है पिछली बार जब आपका टिकट कटा तो चूंकि आपका क्वालिफिकेशन काफी अच्छा है, छात्र राजनीति से आए हैं, उसका पार्टी ने उसका सही से उपयोग नहीं किया? नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा। होता ये है कि कुछ पॉलिटिकल, देखो हर पार्टी में ग्रुप्स होते हैं, तो पॉलिटिकल ग्रुप्स का भी एक राजनीति रहती है, वो अपना अपना अस्तित्व टका बचाए रखने के लिए ये तो झेलना पड़ता है हर पॉलिटिकल विंग में, हर जगह। लेकिन मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ, मैं अपने नेता राहुल गांधी से बहुत संतुष्ट हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से बहुत संतुष्ट हूँ। मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आता हूँ। अगर 500 साल का इतिहास भी निकालोगे तो कोई राजनेता मेरे परिवार में नहीं मिलेगा। मेरे फादर डॉक्टर हैं, मेरे भाई डॉक्टर हैं, मेडिकल फैमिली है हमारे परिवार। तो हम लोग तो नॉन पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, तो हमारे जैसे लोगों को छात्र राजनीति में राष्ट्रीय महासचिव तक बनाना, यूनिवर्सिटी का सेनेट मेंबर, पार्षद, आज मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ पूरे माइनॉरिटी विंग का, एआईसीसी का, और हाई कमांड बिल्कुल करीब से मैं हाई कमांड के काम को देखता हूँ, इन्वॉल्व रहता हूँ। भारत यात्री के रूप में आज मुझे लोग जानते हैं, तो मुझे एक पहचान देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं बिल्कुल संतुष्ट। आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन आपको आला कमान सराखों पर बैठाती है गुजरात प्रदेश कांग्रेस नहीं, ऐसा मैं कह सकता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए जब जब भी गुजरात कांग्रेस में भी हमें जगह मिली है, हमें काम करने का मौका मिला है, हमने काम किया है। पार्टी पूरे मान सम्मान के साथ हमें काम देती है, हमें इन्वॉल्व भी करती है और हम लोग उस पर खरे उतरते हैं। बात आती है चुनावी राजनीति, संगठन और चुनाव ये दोनों अलग चीजें हैं। चुनावी राजनीति में मैं पहले भी कह रहा हूं कि जो होता है ना कि उसको छुट्टी ना मिले जिसको सबक याद था। एक शेर है कि जिसको मदरसे में क्या होता है कि जिसको सबक याद होता है उसको जल्दी छुट्टी नहीं मिलती, उसी को ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो होता ये कि अगर मेरिटोरियस हूं, मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, यूथ हूँ, पॉलिटिक्स कॉर्पोरेटर के तौर पर अच्छा काम किया, तो पार्टी ने ये देखा इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हमें ऐसी जगह लड़ाना चाहिए जहां पे हमारे लिए चैलेंज है। और अगर एमआईएम ने हमें डिस्टर्ब नहीं किया होता तो हम खाड़िया में चुनाव जीत जाते, उसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता। बिल्कुल इस बार इतिहास बनने को तैयार था, हर व्यक्ति ये चाहता था कि हमारा कांग्रेस का पैनल जीते। अच्छा, एक शॉर्ट में एक सवाल कि भारत जोड़ो यात्रा में आप राहुल गांधी के साथ रहे, क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत मामूली शब्दों। देखिए ये एक बहुत ही अगर मैं कम शब्दों में ये कहूं तो ये कांग्रेस का विचार है, जो जनता का विचार है, जो देश का विचार है, वो कांग्रेस का विचार। और जैसे कि हम 4000 किलोमीटर चले, हमें ये लगा कि अल्लाह ताला ने इंसान को कितना मजबूत बनाया। मतलब ये दो जो पैर हैं, जब हम भारत का मैप को देखते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम सीधी पैरों से चल गए, 4000 किलोमीटर हम चले, लेकिन उससे हमने देखा जनता से हम जुड़े, जनता का संवाद हुआ। हमने देखा मंदिर के बाहर लोग स्वागत कर रहे हैं, गुरुद्वारा के बाहर लोग खड़े स्वागत करने के लिए, मस्जिद के बाहर स्वागत करने के लिए खड़े हैं, दरगाहों के बाहर, चर्च के बाहर, हर धर्म स्थल के बाहर हर धर्म का व्यक्ति वहां पर आंखों में चमक लेकर, उम्मीद लेकर राहुल गांधी को देख रहे थे कि ये देश के लिए, जैसे कांग्रेस की यात्राओं महात्मा गांधी के जमाने से यात्राएं चली, इंदिरा गांधी, राजीव जी, सब ने अलग अलग विषयों पे यात्राएं की, जनता से जुड़ने का ये सीधा देश की आत्मा को समझने की ये यात्रा थी। और जिस तरीके से देश में नफरत फैल रही थी, उस नफरत को कम करने की यात्रा थी, कि मोहब्बत से लोगों को अपनाने की यात्रा। अच्छा, भरत सिंह के साथ भी आप एक साइकिल यात्रा पे गए थे, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये बिल्कुल 750 किलोमीटर की वो साइकिल यात्रा थी, मैं उसमें साइकिल यात्री था। मैं कह रहा हूँ ना, जब भी हमने एक छत्तीसगढ़ में पद यात्रा की 150 किलोमीटर की, कांकेर से रायपुर तक की, हम दांडी यात्रा का भी मैं हिस्सा रहा, जो दांडी यात्रा 2005 में हुई थी। तो जब भी कांग्रेस पार्टी की इस तरह की यात्राएं हुई, उस यात्राओं में हमने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइज साइकिल यात्रा हुई थी भरत सिंह सोलंकी के नेतृत्व में, हम उस यात्रा का पार्ट थे। काफी दिन उस यात्रा में रहे, गांव गांव लोगों से मिलने का मौका मिला, लोगों के साथ संवाद हुआ, जनता से जुड़ने का मौका मिला। देश की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। गांव का किसान, गांव का मजदूर, गांव का गरीब व्यक्ति जब कांग्रेस के तिरंगे को देखता है तो उसकी आंखों में जो चमक और जो उत्साह देखने को मिलता है वो बयान नहीं कर सकता। अच्छा, एक आखिरी सवाल, दरियापुर के वोटरों को आप एक क्या आखिरी पैगाम देंगे? मेरा ये पैगाम है दरियापुर के लोगों को, जमालपुर के लोगों को, अहमदाबाद के जितने भी लोग हैं, कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके मुद्दों के लिए हमेशा लड़ती रही है, चाहे वो
केंद्र में हो चाहे वो स्टेट में हो, हम कभी भी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए पुलिस की लाठी खानी पड़े, जेल जाना पड़े, हम हमेशा तैयार हैं। कांग्रेस को मजबूत करिए, संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा। ये बी टीम, सी टीम, दूसरी पार्टियां आती है, भड़काने की बात करेगी, लड़ाने की बात करेगी, वोट काटने की बात करेगी, और हमने देखा है वोट कटने से जो हमें नुकसान हुआ है, ये नुकसान की भरपाई हम नहीं कर पाते। इसलिए चुनाव में पूरी तरह से हिस्सा लीजिए, वोटिंग परसेंटेज हाई हो, हर आदमी ये तय करें कि उनका वोटर आईडी कार्ड है या नहीं, उसका लिस्ट में नाम है कि नहीं। इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा और कांग्रेस को मजबूती के साथ कांग्रेस को सपोर्ट करना पड़ेगा। शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम आपके अच्छे और बेहतर राजनीतिक भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। शुक्रिया।